So, hello everyone, welcome to Talim 2.0, your ultimate learning destination for competitive exam. So, आज 5th ऑफ जून 2025 है. आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो जनरल साइंस के ऊपर रहेगा. दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी CSE एंड स्टेट PCS एग्जाम. जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज हेमाटोक्रिट वैल्यू इज द रेशियो ऑफ. आपका क्वेश्चन रहेगा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर. हेमाटोक्रिट वैल्यू इज द रेशियो ऑफ, ये किसकी रेशियो होती है? ऑप्शन ए रहेगा WBC2 प्लाज्मा, ऑप्शन बी रहेगा ब्लड प्लेटलेट्स टू प्लाज्मा, ऑप्शन सी रहेगा RBCs टू प्लाज्मा, ऑप्शन डी रहेगा टोटल ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा. ठीक है जी. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज दिस हेमाटोक्रिट. ये हेमाटोक्रिट होता क्या है, हेमाटोक्रिट वैल्यू होता क्या है, या हेमाटोक्रिट क्या होता है? हेमाटोक्रिट क्या होता है? एक ब्लड टेस्ट होता है. क्या होता है? एक ब्लड टेस्ट होता है. याद रखिए, एक ब्लड टेस्ट होता है दैट मेजर द परसेंटेज. जो क्या करता है? जो मेजर करेगा परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल, जो आपके RBCs होंगे उसकी क्या करेगा? परसेंटेज करेगा, मेजर करेगा परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल इन योर ब्लड रिलेटिव टू द टोटल वॉल्यूम. ठीक है, ये करेगा. अब ये रहेगा, ये टेस्ट क्या होता है? इट इज एसेंशियली टेल हाउ मच ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड से कितना हमारा जो है वो सेल बना है विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. आपको ये पता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है. सो हेमाटोक्रिट टेस्ट इज ऑफन पार्ट ऑफ द CBC. आपने गए होगे लैब्स में, आपने CBC कराया होगा, टोटल ब्लड काउंट, दैट कैन हेल्प डायग्नोज कंडीशन लाइक एन एनीमिया और पॉलीथीमिया. इसको ये क्या करता है? तो अब जब ब्लड टेस्ट जाते हैं तो वहाँ पे क्या करता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपना जो है ब्लड सैंपल देते हैं और उसमें से जो लेबॉर्ट्रीज वाले होते हैं, जितने भी हीमेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? ब्लड को क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करके जो नीचे होता है यहाँ पे क्या करता है? सारे कॉर्पेसल्स बैठ जाते हैं, ऊपर प्लाज्मा आ जाता है. अब क्या होता है? हेमाटोक्रिट वैल्यू इज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज RBCs टू प्लाज्मा. तो ये इसकी जो है वो रेशियो रहती है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, प्लाज्मा प्रेजेंट डैश परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम. जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड की टोटल जो वॉल्यूम होता है उसका कितना परसेंट होता है, प्रतिशत होता है. ठीक है जी. दोबारा से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं. प्लाज्मा रिप्रेजेंट डैश परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम. तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे 35, ऑप्शन बी रहेगा 45, ऑप्शन सी रहेगा 55, ऑप्शन डी रहेगा 5. सो प्लाज्मा मेकअप अप्रोक्सीमेटली अराउंड 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम. याद रखें. ठीक है. इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका जो है वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा. अब अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जो है सेल में वो तो 55% होता है. द रिमेनिंग 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज कंप्राइज्ड ऑफ. वो किसके होते हैं? ये भी तो अब 45 यहाँ पे डालेंगे, 5 5 10 1 5 5 10 100% टोटल तो करना है. अब जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे? RBC होगा, WBC होगा, प्लेटलेट्स होंगे, ये सारे होंगे जिसको हम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं. जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो ब्लड वॉल्यूम में प्लाज्मा 55% होता है. प्लाज्मा 55% होता है और 45 बन के ये टोटल 100 बन जाएगा. तो ये ब्लड टोटल वॉल्यूम इसका बना होता है. ठीक है. ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पता होनी चाहिए हर एक इंसान को, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कोई भी क्वेश्चन, जो कितने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आ सकते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि 15 हमने पहले लेक्चर में कर दिए थे, अब ये रहेगा. अब क्वेश्चन नंबर 18 है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन रेंज फ्रॉम. ठीक है जी. नॉर्मल जो इसकी रेंज होती है वो कितने से कितनी होती है?
2.2 टू 4.3 GM%, ये सारे हैं। तो अगर इस सारे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। 2.2 4.3 ग्राम परसेंटेज इसकी ये रहती है मेम्ब्रे जो परसेंटेज होती है प्लाज्मा प्रोटीन की। तो अगर नॉर्मल रेंज फॉर द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इन एडल्ट इज जनरली, अगर हम इसको जनरली ये अगर बात करें हम 6 to 8, इसमें थोड़ी सी इस क्वेश्चन में अगर नॉर्मल परसेंटेज की बात करें, इसका ये नहीं है, इसका ये 6 to 8.3 है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ए नहीं है। तो 6.4 to 8.3 ग्राम है, ये रखें आप याद। सो जनरली 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और ये 60 to 80% पर लीटर होता है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे हीमाटोलॉजी में से, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से, तो ये वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कंट्रीब्यूट, कौन सा जो कंपोनेंट है प्रोटीन का कंट्रीब्यूट करता है टू मैक्सिमम परसेंटेज टू द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में टोटल जो है वो कौन सा करता है। अब इसको सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम परसेंटेज टू द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्रोटीन है। अब ऑप्शंस रहेंगे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजन या प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर हम प्रोटीन जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा, आपने देखा होगा वो क्या होता है, एल्बुमिन। क्या होता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है वो मैक्सिमम क्या करता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। तो एल्बुमिन जो होता है दैट कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज टू द टोटल दिस प्लाज्मा प्रोटीन। जनरली अगर हम देखें 50 to 70% जो है ये टोटल होता है। सो एल्बुमिन जो होता है ये सिंथेसाइज्ड होता है या सिंथेसाइज्ड होता है कहाँ पे, लीवर, याद रखें, सिंथेसाइज्ड इन ये जो एल्बुमिन होता है ये सिंथेसाइज जो है किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है, सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर में। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये अगर हम इसकी बात करें, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है हमारे ब्लड, अबंडेंट प्रोटीन होता है किसमें, ब्लड प्लाज्मा में, ये जो एल्बुमिन होता है। ठीक है जी। और ये एक्ट करता है कैरियर फॉर सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ ये एसोसिएट रहता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे जो 20 रहने वाला है वो रहेगा, सीरम डज नॉट कंटेन। आपने देखा होगा सीरम में क्या कंटेन नहीं होता है, क्या उसमें कैल्शियम नहीं होता है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता है, फैक्टर नहीं होते हैं, फैक्टर 10 नहीं होते हैं। तो अगर इसकी बात करें हम इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसमें कैल्शियम नहीं होता है। कैल्शियम जो है वो नहीं होता है किसमें, सीरम में। अब अगर हम बात करें सीरम डज नॉट कंटेन, ये हमारे इसमें और कौन सी चीज़ें, ये तो प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर हैं, ये फैक्टर है। अब और कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। आपने देखा होगा क्लॉटिंग फैक्टर इसमें नहीं होता है, फाइब्रोजन वगैरह नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता होगा जो बेसिक पढ़ रहे हैं कि ये वजह सीरम ही क्या होता है। सबसे पहले इनको सीरम भी तो पता होना चाहिए क्या होता है। मैक्सिमम लोगों को तो पता होता है। सीरम क्या होता है, इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। जो लिक्विड पोर्शन होता है किसका, ब्लड का, उसको लिक्विड पोर्शन, सीरम जो है इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट रिमेन आफ्टर इट हैज़ बीन अलोडेड टू क्लॉट। ठीक है ना, तो ये सीरम होता है। तो
इसमें क्या होता है, सीरम कंटेन कुछ उसमें जो होते हैं अदर कंपोनेंट भी होते हैं, जिसमें हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद सीरम में एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, एंटीजेंस होते हैं, हार्मोन होते हैं, और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। इट आल्सो कंटेन प्रोटीन, लाइक ये हमारा जो ऊपर पड़ा था, ये ग्लोबिन भी इसमें होते हैं, एल्बुमिन भी इसमें होते हैं। जो ये सीरम होता है इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन सकता है आपका, तो क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कॉम्बिनेशन ऑफ हीम विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन होगी हीम इज एन आयरन, हम कहते हैं ना हीमोग्लोबिन, हीम इज एन आयरन और ग्लोबिन इज प्रोटीन। हीम आयरन है और ग्लोबिन प्रोटीन है। अब हीम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीजिनेशन कहेंगे, या ऑक्सीडाइज हीम कहेंगे। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हीम और ऑक्सी, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ हीम विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। So this is bright red substance that is what give it oxygenated blood its color। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन आप सबको पता है ये एक प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल में होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए। अगर हम ऑक्सीजिनेशन की बात करें, अब ये क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं, ये नहीं है कि बाकी ऑप्शंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बने बनाए क्वेश्चन हैं, फ्रेम किए हुए क्वेश्चन है। अब ये सीधा कॉपी पेस्ट तो पढ़ नहीं सकता, इसी को एग्जामिनर थोड़ा सा अल्टर करके डालेगा। अगर वो ऑक्सीजनेशन के ऊपर चला जाता है तो फिर क्या करेंगे, व्हेन ऑक्सीजन बाइंड टू हीम ग्रुप, जब ऑक्सीजन हीम के साथ बाइंड करेगा विद इन हीमोग्लोबिन के अंदर ही, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीजिनेशन, याद रखें, ये भी आ सकता है। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एसेंशियल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिलीवरिंग क्या करेगा, ऑक्सीजन टू सेल एंड रिमूव कार्बन, ऑक्सीजन को सेल में डिलीवर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, ये ऐसा भी आ सकता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है फॉर्म ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल रिस्पायरेशन व्हेन ऑक्सीजन बाइंड टू द दिस हीम कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन डैश पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्रामियर होता है, टेट्रामियर होता है, मीनिंग मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना। अब देखो 4 तो हैं, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4। अब आपने ये बताना है ये कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप सब ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 होता है, या वो नहीं, ये आपने बताना। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आपको आंसर मिल जाएगा ना। मतलब आपने ये बताना है ये गामा या अल्फा या बीटा होता है, साई होता है, क्या होता है, ये चीज़ें आपने बतानी है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी डैश नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
जो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो कितने मॉलिक्यूल कैरी करता है? क्या 2 मॉलिक्यूल कैरी करता है? बिल्कुल नहीं करता। 4 करता है, 8 करता है, 1 करता है। तो अभी हमने बोला था कैरी 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। दिस इज ड्यू टू इट्स क्वाटनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, which consists of 4 subunit, each with the hemogroup containing iron atom that can bind to 1 oxygen molecule। तो इसी तरह ये कितने करता है? 4 मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम, each hemoglobin can carry a maximum of 4 molecule। This is because hemoglobin is a protein made up of 4 unit। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 की बनी है। ये ऊपर अभी मैंने जो ये दिया ना, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इसी की बनी होती है। 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ईच हैज एन आयरन आटम जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, each gram percentage of hemoglobin when fully saturated can carry dash milliliter of oxygen। कितना मिलीलीटर ऑफ वो ऑक्सीजन लेता है? 1.34 ml, 3.14, 4.13 ml, 5 ml। सो ईच ग्राम परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन जब वो फुली सैचुरेटेड होता है वो कितने कैरी करता है? 1.34 मिली लीटर ऑफ ऑक्सीजन। सो ईच ग्राम परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन फुली सैचुरेटेड कैन कैरी 1.44 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका ये मतलब है कि एक जितना भी ग्राम होता है हीमोग्लोबिन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैन बिंड एंड ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ 1.4 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वो जो है वो लेके जा सकता है। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन सिकल सेल एनीमिया द डिफेक्ट लाई इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये जो डिफेक्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन में वो कहाँ पे लाइव करेगा? अल्फा चेन पे करेगा, बीटा चेन पे करेगा, गामा चेन पे करेगा या डेल्टा चेन पे करेगा? सो अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, डिफेक्ट रिजाइड इन ऑलवेज इन ऑप्शन बी, दैट इज बीटा चेन। जो बीटा चेन होता है उसके साथ ये क्या करता है? लाई करता है। बीटा चेन, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है जी, तो उसके साथ ये लाई करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सिकल सेल को अब कभी उस सिकल सेल की जगह लिख देंगे SCA, ठीक है जी, या SCD सिकल सेल डिजीज कहेंगे। सो ये कभी कभी इनकम्पासिस टू इनहेरिटेंट डिसऑर्डर होता है जो जिसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होता है? सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन होता है इन विच अ वैलीन इज सब्सटीट्यूटेड फॉर ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है? एक होती है हमारे पास वैलीन, याद रखें, वो क्या होती है? वो ग्लूटामिक एसिड के साथ क्या करती है? मतलब म्यूटेट हो जाती है एज द 6th अमाइनो एसिड इन द बीटा ग्लोबिन चेन में हो जाती है। तो ये डिफेक्ट जो है वो बीटा चेन पे लाई करता है। थोड़ा सा एडवांस है, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। एवरेज मीन कॉर्पसल डायमीटर इज डैश म्यू मीटर। ये बताना है ये कितना होता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो कॉर्पसल्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज 7.3। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये रहेगा इंक्रीज इन RBC काउंट बिहाइंड 10 मिलियन पर CU मिलीमीटर इज नोन एज। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ठीक है जी, क्या इसको एनियोसिस्टोसिस कहेंगे,
पाइकिलियोसाइटोसिस कहेंगे, पॉलीथीमिया कहेंगे या ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। तो जब इससे बियॉन्ड चली जाती है आरबीसीज तो इसको हम कहेंगे क्या, पॉलीसाइथीमिया या इसको एरिथ्रोसाइटोसिस भी कहते हैं। इस टर्म को एरिथ्रोसाइटोसिस भी कहते हैं। सो क्या होता है, इन इंक्रीज इन अ रेड ब्लड सेल कंटेंट अबोव 10 मिलियन पर मिलीमीटर इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया और एरिथ्रोपाइसिस। अब ये क्या होता है, द कंडीशन involve having a higher than normal concentration of red blood cell in the blood, potentially leading to increase blood viscosity। जो blood की viscosity होती है वो and the higher risk of blood clot। तो blood clot का जो होता है वो higher risk इसमें होता है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर इन। तो अगर इसकी बात करें तो ये किसमें जो है वो एरिथ्रोपोइसिस की बात करें तो क्या ये ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में होता है, इंटरमीडिएट न्यूरोब्लास्ट में होता है, अब नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेट न्यूरोब्लास्ट में होता है या प्रो नॉर्मोब्लास्ट में ये होता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर जा रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि यहाँ पे जगह बन जाए, तो ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर इन, ये कहाँ पे होता है, ऑप्शन बी, दैट इज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ, ये होता क्या चीज़ है। अगर हम एरिथ्रोपोइसिस की बात करें, हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर इन पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज में होता है। ठीक है जी, आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट दिस नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, इसमें होता है। ये वाली चीज़ें हमें पता। अगर फर्स्ट साइट करेंगे तो ये यॉल्क सैक में होता है। ठीक है जी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, ड्यूरिंग हाइपोक्सिया वेट। तो क्या था, ड्यूरिंग हाइपोक्सिया किडनी क्या रिलीज करती है, रिनिन करती है, रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर करती है, एरिथ्रोपोइटिन करती है, या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ड्यूरिंग हाइपोक्सिया द किडनी प्राइमरीली रिलीज एरिथ्रोपोइटिन। क्या रिलीज करती है ये, एरिथ्रोपोइटिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कभी कभी ये भी आपको देखने को रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर भी देखने को आपको मिल सकता है। सो ये क्या होता है, ड्यूरिंग हाइपोक्सिया क्या होता है, लो ऑक्सीजन लेवल को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। द किडनी प्राइमरी रिलीज एरिथ्रोपोइटिक्स, जिसको हम EPO भी कहते हैं। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। फिर अगर और बात करें, किडनी और भी काफ़ी चीज़ें रिलीज करती है, रेनिन करती है, जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में रोल करती है, अंडर हाइपोक्सिक कंडीशन में करती है। तो ये चीज़ें सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, इंट्रेंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय। जो इंट्रेंसिक फैक्टर होता है वो कौन रिलीज करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लीवर करता है, चीफ सेल ऑफ स्टमक करते हैं, पेरिटियल सेल ऑफ स्टमक करते हैं, या बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास करते हैं।
So intrinsic factor is secreted by the parietal cell of stomach that is located in the gastric gland of the stomach. ये सेल क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन को रिलीज करने में, दैट एड ऑब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन B12 इन द इलियम. आपने देखा होगा इलियम जो स्टोमिक का पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें ये क्या करती है, हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो कितनी लंबी लंबी चीज़ें हैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, तो ये चीज़ें सब आपको आनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए. तो 15 क्वेश्चन पहले लेक्चर में थे, 15 इसमें आगे, साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है. लेक्चर में मैंने जो इसकी लेंथ है थोड़ी शॉर्ट कर दी है, क्योंकि घंटे के लेक्चर पहले हुआ करते थे, इतना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन नहीं आती थी, तो छोटे लेक्चर दे के जो है स्टूडेंट ईजी चले भी जाते हैं. ठीक है, सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.